बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। आज पूरी कौम ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें थी उसकी समाअत बराह रास्त नशरियात के जरिए देखी सुप्रीम कोर्ट के पेज से। यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हमेशा से कहा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि आज भी हामिद खान साहब ने दलाइल पेश की अदालत में और कहा कि उन जजेस को भी इस बेंच में शामिल किया जाए जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे। और उन्होंने दलील देते हुए बहुत सारी नज़ीरें भी पेश की, मिसालें भी दी कि किस तरह पाकिस्तान की तारीख में फुल कोर्ट बुलाया जाता है इतने इंपॉर्टेंट केसेस के लिए जहां पर अदलिया का निज़ाम तब्दील किया जा रहा हो। हामिद खान साहब ने दलाइल में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया के अंदर जजेस की तैनाती का जो सिस्टम है उसको हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिसके बाद अदलिया की आज़ादी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। और ऑफ कोर्स ट्राइकोटमी ऑफ पावर भी के ऊपर भी हम आज बात करेंगे प्रोग्राम में कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा। आज भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम बैठे हैं आपको सुनने के लिए, चाहे 2, 4, 6 महीने लग जाएं, जितना वक्त लगेगा हम आपको सुनेंगे। और आज हम जानते हैं कि 11:30 बजे के करीब समाअत शुरू हुई, 1 बजे के करीब ख़त्म हो गई और फिर कल दोबारा होगी, डेली बेसिस पे सुनी जाएगी, लाइव भी देखेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स हमें याद रखना चाहिए कि जब गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला हुआ था कि लाइव ब्रॉडकास्ट की जाएगी इस केस की, तो उस वक्त बरजस्ता तौर पर जमाल खान मंदोखेल साहब के मुंह से कुछ अल्फाज अदा हो गए। उन्होंने कहा था फिर तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो फिर ये एक्सपोज यकीनन इसके बहुत सारे मायने हैं कि ये भी हो सकता है कि वकील एक्सपोज हो जाएंगे जो तैयारी करके नहीं आते हैं। जज साहब के रिमार्क्स हमें याद हैं, ऑनरेबल जस्टिस साहिबा ने एक बार अपने हाथ पे मुंह रख लिया था, शायद वो कुछ कहना चाह रही थी और अदा नहीं कर पा रही थी किसी वजह से, क्या वजह थी किसी को नहीं मालूम। लेकिन इस एक्सपोज के माने क्या हो सकते हैं इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। पीपल्स पार्टी PMLN के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो खुलकर सामने आ रहे हैं, बयानबाजी का सिलसिला रुक नहीं रहा है। गुज़िश्ता रोज़ से जो बातें हो रही हैं वो कुछ इस तरह की बातें हैं कि मरियम साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं और ये बात इस वक्त सोशल मीडिया पर भी ज़ेर गर्दिश है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि खादिम आला शहबाज शरीफ साहब थे पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो इसलिए मरियम साहिबा की भी एस्पिरेशन ही हैं। वैसे तो हर सियासतदान की एस्पिरेशन यही होगी, ख्वाहिश यही होगी कि मैं एक दिन वज़ीर आज़म बनूँ। हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होगी मरियम साहिबा की क्यों ना हो। लेकिन जो बयानबाजी का सिलसिला है वो जारी है। नासिर हुसैन साहब से कुछ देर पहले खिताब करते हुए कह रहे थे कि बड़ी अक्लमंदी का मशवरा दिया था बिलावल साहब ने मरियम साहिबा को, लेकिन उन्होंने अपने दिल पे ले लिया है। और एक बात जो वाज़ेह तौर पर अभी भी मैं देख रहा हूँ कि फौरी रिलीफ का मुतालबा किया था पीपल्स पार्टी ने कि सैलाब मुतासरीन को जल्द अज जल्द इमदाद पहुंचाई जाए। PMLN कह रही है कि 17 तारीख से हम पैसे बांटना शुरू करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स IMF भी इन्वॉल्व है, वो भी देख रहा है कि कितने पैसे कैसे बांटे जा रहे हैं। और साथ साथ जो बात इमीडिएट रिलीफ की थी, फौरी रिलीफ की, कि जो लोग बेसरो सामानी के आलम में बैठे हैं वो अभी तक हम नहीं देख रहे हैं। 17 तारीख तक उनको बस रोटी मिलेगी, पका हुआ सालन मिलेगा, एक खैमा है, खैमे के अंदर कोई चारपाई भी नहीं है, अपने मतलब आपके तहत वो काम कर रहे हैं। उनकी मुश्किलात हल होनी चाहिए, फौरी होनी चाहिए, यकीनन ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो IMF की जानिब से इस वक्त एक्शन लिया जा रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं हमारे कर्जे की जो अगली किस्त आनी है उसके हवाले से। और IMF ने आप बात करना शुरू कर दिया है करप्शन की, गुड गवर्नेंस की, और जो एक चीज़ डिस्कस की जा रही है वो है सिविल सर्विसेज एक्ट 1973 में अमेंडमेंट लेकर आनी है, तरमीम लेकर आनी है। इस तरमीम के बाद जो भी सिविल सर्विसेज का हिस्सा होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उनको अपने असासे जाहिर करने होंगे, मनी ट्रेल दिखाना होगा, पैसा कहाँ से आया, कैसे बाहर गया, कहाँ आपने प्रॉपर्टी खरीदी, ये सब कुछ पब्लिक किया जाएगा। इसके ऊपर बताया जा रहा है कि IMF और हुकूमत के दरमियान अब तक अनबन है, कोई चीज़ फाइनली हो रही है। लेकिन अगर आप आवाम से पूछें, और हम आवाम की नुमाइंदगी करते हुए ये कह सकते हैं कि आवाम को ये फैसला बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मालूम तो पड़े किसने कितना कैसे कहां कहां जमा किया है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरे साथ मेरा मौजूद पैनल मौजूद, जिनको मैं वेलकम करना चाहूँगा अपने शो में। एडवोकेट अहमद अवैस साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं, उनको मैं वेलकम करता हूँ। अहमद साहब आप हमेशा वक्त देते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी असलम उवैस असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। एंड PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा कारदार साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा साहब, आप हमेशा वक्त देती हैं, ऑलवेज ऑब्लाइज, थैंक यू सो वेरी मच। आपके आने से हमारे शो की वैल्यू बढ़ जाती है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन सियासी गहमा गहमी से। उस्मा कारदार साहब, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू मैडम। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और PMLN में बयानबाजी चल रही है,
मरियम साहिबा को जो मशवरा दिया था बिलावल साहब ने, कोई इतनी दिल पे लेने वाली बात नहीं थी कि अगर आप BISP से भी पैसे ले लें, अपने सूबे से भी पैसे निकाल लें, जितना मुतासरीन को दे सकें दें, एंड फौरी रिलीफ दें। इमीडिएट रिलीफ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब ये बातें शुरू हो गई हैं कि शायद मरियम साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, इसीलिए वो कहती हैं कि मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी, जबकि माफ़ी मांगने से वो छोटी नहीं बल्कि और बड़ी हो जाएंगी। आपकी नज़र में उस्मा साहिबा, ये जो इस वक्त झगड़ा चल रहा है, क्या ये अदम एतमाद की तहरीक तक जा सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच तला, आपने मुझे इनवाइट किया। तला, मरियम नवाज साहिबा को मैं उनकी स्पीचेस सुन रही थी और उन्होंने जरदारी साहब का जिक्र किया और कहा कि वो उनकी बड़ी इज्जत करती हैं और बिलावल उनके छोटे भाई हैं। लेकिन उनको बहुत अफसोस हुआ कि जब एक इतनी मुश्किल वक़्त से पंजाब गुजरा, 4 दहाइयों में कभी इस तरह का सैलाब जो है विटनेस नहीं किया, और सबसे बड़ा पंजाब का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जिसमें तकरीबन 24.5 लाख लोगों को महफूज मुकामात पे पहुंचाया गया, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके माल मवेशियों को भी महफूज मुकामात पे पहुंचाया गया। ऐसे में एक और सूबे में बैठ के आप सपोर्ट करने की बजाय आप 3-3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और तनकीद का निशाना बनाएं चीफ एग्जीक्यूटिव को भी, और जिस तरीके से वो रेस्क्यू और रिलीफ कर रही हैं उसको। और खसूसन आपने जो बिस्ट का जो जिक्र किया, मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जी वो डेटा हमें नहीं चाहिए, हमें सैलाब ज़दगान का डेटा चाहिए। बिस्ट में लिमिटेड डेटा होता है, वहां पे तो कई सफेद पोश हैं, कई बल्कि खाते पीते उनका भी सब जमा पूंजी जो है वो बह गई है। इस वक्त सारी हमारी टीमें निकली हुई हैं, तखमीना लगा रही हैं, रिहेबिलिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसको कॉम्पनसेट ना किया जाए, जिसकी दाद रसी ना की जाए। तो ये मुझे समझ नहीं आती। और बिस्ट जो है वो तो वैसे ही फेडरल सब्जेक्ट है, बार बार पंजाब को आप क्यों तनकीद का निशाना बना रहे हैं? और दूसरे मरियम नवाज साहिबा जो है वो इसमें बिलीव नहीं करती हैं कि जी आप बाहर से कशकोल लेके जाके तो आप इमदाद मांगे। वो कहती हैं कि हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, पंजाब का जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो एक एक पैसा टैक्स पेयर के ऊपर लगेगा। मैडम वो कह रहे हैं कि बेनजीर का नाम इस्तेमाल हो रहा है बिस्प के अंदर, अगर शायद इसी वजह से मरियम साहिबा को बात पसंद नहीं आ रही क्योंकि उनकी तस्वीर नहीं लग पाएगी। देखिए, बिस्प का प्रोग्राम तो चल रहा है, वो तो रुका भी नहीं। मतलब वो अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो नहीं है, लेकिन बिस्ट का प्रोग्राम तो जूं का त्यों है वैसे ही चल रहा है। तो उसको तो किसी ने हाथ नहीं लगाया। इनको किस चीज की इनसिक्योरिटी है, आप मुझे ये बताएं। लेकिन सैलाब ज़दगान जो है, आपको पता है 5000 गांव जेरे आब आ गए, कितने लाखों लोग डिस्प्लेस हुए हैं, वो बिस्ट के डेटे में तो है ही नहीं। मैडम सॉरी टू इंटरप्ट, उनकी आप उस्मा साहिबा सॉरी, उनका उस्मा साहिबा सॉरी, लेकिन आप जानती हैं ना कि अभी कैनाल्स के मामले के ऊपर कितना शोर मचा था, किस तरह सिंध में एहतजाज हुआ था, और फिर मरियम साहिबा का ऐसे ही माहौल के अंदर बयान आ जाए मेरा पानी मेरी मर्जी, तो बहुत सारे जज्बात मजरू हो जाते हैं जिससे तासुब को हवा मिलती है। डोंट यू एग्री मैडम? देखें, बात सारी ये है, आप ग्रीन इनिशिएटिव की जो बात कर रहे हैं वो क्या था? वो चोलिस्तान के 45,000 एकड़ जो बंजर जमीन थी उसको सैराब करके तो उसको एग्रीकल्चर जमीन में कन्वर्ट करना था। इन्होंने सूबाई कार्ड शुरू कर दिया प्ले करना, लोगों को सड़कों पे निकाल लिया, सिंध हमारा है, ये हमारा पानी है, आप हमारे पानी से किनाल। क्या वो उन्होंने तमाशा लगाया था? क्या पूरा पाकिस्तान जो है वो उस पे हक नहीं है दरियाए सिंध के ऊपर किसी का? मतलब है कि ये सुबाइयत का कार्ड तो वहां से चलना शुरू हुआ है ना, ये यहाँ से तो नहीं शुरू हुआ। और मरियम नवाज साहिबा ने सिर्फ CCI में कहा था कि जी ये जो कैनाल्स हैं ये आप इनको इसकी इजाजत दें क्योंकि इससे बहुत फायदा होगा और कई लोग सिंध से आके वहां पे आबाद होंगे। लेकिन इन्होंने जनाब वो पूरा पोलिटिसाइज कर लिया। अदम एतमाद की तहरीक आ गई तो मैडम, पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक ले आई तो मैडम PTI साथ होगी उनके। मुझे आपकी बात सुन के तो वो पिछले कल मैंने 3-4 प्रोग्राम किए हैं और जब यही सवाल एंकर्स ने पूछा है पीपल्स पार्टी के लोगों से तो आगे से पता है कि उन्होंने जवाब क्या दिया? वो कहते हैं कि कौन सी PTI पे हम यकीन करें, कौन से धड़े पे हम यकीन करें, कौन सी लीडरशिप है जिससे हम बात करें। तो ये उसका जवाब तो खुद ही आपको वो ये दे देंगे। पीपल्स पार्टी सेनेट में सबसे बड़ी जमात है मैडम, पावर तो है ना पार्लियामेंट, पीपल्स पार्टी अकेले भी काफी है।
अब इजाजत दे, मैं आगे बढ़ूं। हाँ, नहीं नहीं, चौधरी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। अकेले काफी नहीं, अकेले बिल्कुल काफी नहीं है। ओके। वो आपको पता है कि हमारे साथ इत्तेहाद करके तो एक ठीक है हुकूमत उस्मा बनी है। साहिबा। और उन्होंने पीटीआई को भी इनवाइट किया था, लेकिन पीटीआई भाग गई थी। लेट्स तो मूव फॉरवर्ड। वो तो ना तीतर है ना बटेर है। चौधरी ओवैस साहब, आप क्या कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? आपने सारी गुफ्तगू सुनी उस्मा साहिबा की। गुजारिश ये है कि अगर हम माजी में जाते हैं, जब जब हमारे मुल्क में सैलाब आया, इंतहाई तबाहियाँ साथ लाया, तो माजी गवाह है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हकूक़ की ना सिर्फ तर्जमानी की, बल्कि वो अमली इक़दामात के साथ वो अरेवल 10 का पीपल्स पार्टी का ही था कि जो पंजाब में भी निकला, जो सिंध में भी निकला और तमाम इलाकों में निकला। मिसाल के तौर पे आप 2014 का सैलाब ले लें, मेरे अपने हल्का में सैलाब आया PP 73 सरगोदा में, बहुत तबाही हुई। तो हमारे पास खुद बिलावल साहिब भी तशरीफ़ लाए और दूसरे जो उस वक़्त के हमारे पंजाब के सदर थे वो भी तशरीफ़ लाए। 5-7 दिन हमने विज़िट भी किया हल्का सारे में, और इमदादी सामान भी हमने पहुँचाए लोगों को। अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी अकेले ला सकती है चौधरी साहब? इतनी ताकत है पीपल्स पार्टी में? सर, जो पीपल्स पार्टी की ताकत है ना, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। भुट्टो शहीद से लेके आज तक पीपल्स पार्टी अपनी जमहूरी ताकत के बलबूते पे ही तो इस मुल्क में बैठी है। हर डिक्टेटर का हमने सामना किया है, और हम वो लोग हैं जिनके अजदाद की कब्रें भी यहाँ हैं। ना तो हमारा बाहर कोई एसेट है, और हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं, और इसी मिट्टी में एक दिन मिलेंगे हम। ठीक सर, तो ठीक सर। अलाउ मी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। अहमद अवैस साहब, बिल्कुल ठीक। अहमद अवैस साहब, पीपल्स पार्टी एक जमात है मुल्क में। बिल्कुल ठीक चौधरी साहब। अहमद अवैस साहब, आपकी तरफ आना चाहता हूं। हम मिसाके जमहूरियत को फॉलो करते हैं। बिल्कुल ठीक चौधरी साहब। डेमोक्रेसी था, हम उसे फॉलो करते हैं। बिल्कुल ठीक सर। मुल्की बाद में जो बाहर की ताकतें हैं, जो हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं, हमें उनको देखना होगा। बिल्कुल देखना होगा। अलाउ मी मैं आगे बढ़ूं चौधरी साहब, इजाजत चाहूंगा आपसे। अहमद अवैस साहब, आपकी नज़र में आपकी पार्टी के दीगर रहनुमा तो जो इस वक्त बयानबाजी हो रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, उसको नूरा कुश्ती कह रहे हैं, आपकी नज़र में ये क्या हो रहा है? क्या इससे बात इतनी बढ़ सकती है कि अदम एतमाद तक जा पहुंचे? योर व्यूज ऑन इट अहमद अवैस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे नज़दीक ये नूरा कुश्ती तो नहीं है। उनका बहुत सारे मुतालबात या उनका जो है इसरार करना या बरहम होना, ये उनका जायज है। देखिए सर, बल्दियाती इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया गया इसी नूरा कुश्ती में, तो है तो कोई बात तो है तो सही। तो अच्छी बात है, अगर कर दिया है तो देखे ना, ये अप्रोप्रिएट मोमेंट ढूंढ रहे हैं ना, कि ये समझते हैं कि सैलाब में इन्होंने बहुत काम कर लिया, लेकिन जब इलेक्शन करवाएंगे और अगर धांधली ना करवाई तो समझ आ जाएगी कि इनको सीट नहीं मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अभी गिना दिया कि जी हम ये कर रहे हैं, हमने सैलाब में बड़ा काम किया, हम वहाँ ये पहुँचा रहे हैं, वहाँ ये कर रहे हैं, बेघर जिनके हो गए हैं घरों के, उनको हम ये इमदाद देंगे, जिनके जानवर ज़ाया हो गए उनके लिए ये करेंगे, लेकिन किसान के लिए कुछ नहीं किया। और उसके साथ साथ बिलो पावर्टी लाइन जो जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका तो ना घर बार होता है, और उनकी सिर्फ जो कैलकुलेशन या उनकी डाटा फिगर जो है वो तो हुकूमत के पास। अहमद साहब, गंदुम की बिजाई पहले ही खतरे में थी, ऐसी कीमत का ऐलान कर दिया अगले साल 3500, जिसमें किसान अभी भी बेचने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि 4000 से कम में तो बात ही पैदा नहीं होती है। किसान इत्तेहाद खोकर साहब कहते हैं। जब मैं यही बताने लगा हूं आपको कि जब पहले हालात अच्छे थे तो 3900 से इन्होंने उस वक्त ऐलान किया था, 2 साल पहले की बात है। और अब जो जिस कसबुसी के आलम में वो लोग हैं, और जो पिछले साल वाकयात हुए और जो फ्लड आके उनका तमाम नुकसान हुआ, उसके बाद 35 को ये तो उनके अखराजात भी 1 एकड़ के पूरे नहीं होते हैं। तो इसलिए ये तो इसीलिए कह रहा हूँ, ये कॉस्मेटिक तब्दीली से जो है, आप समझें कि पॉपुलर हो जाएंगे या आवाम को फायदा पहुंचेगा, तो नहीं पहुंच सकता। मैं इसीलिए आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि जो कुछ इन्होंने, आपने मरियम बीबी की आज भी उन्होंने तकरीर सुनी होगी मरियम नवाज की, और वो रोजाना आजकल बड़ी लंबी लंबी तकारीर आ रही हैं। अच्छी बात है, करें, वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने वो वाली वीडियो बड़ी वायरल हो गई है उनकी अहमद साहब, जिसमें वो बता रही हैं कि उनके पोस्टर को एक गरीब आदमी 1 गिलास पानी से धो रहा था। वो तो
चलिए इस बात से अगर वो खुश होती हैं तो जरूर हों, लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक लफ्ज उन्होंने बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की जिंदगी के मुतालिक बात की है कि इस फ्लड में उनका क्या हाल हुआ, और वो परसेंटेज जो आपको पता है कि 50% पे है। अब इस वक्त वो अगर 25 करोड़ आबादी है तो 12.5 करोड़ आबादी उनकी है, तो 12.5 करोड़ आबादी को इग्नोर करके आप कहें कि आप बहुत काम कर रहे हैं, और आप फ्लड के दिनों में आप चले जाएं छुट्टियां मनाने के लिए जापान में अपने दोस्त अहबाब को लेकर और कहें कि जी बहुत बड़ा मैं काम कर रही हूं। हालात तो देखें कि हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। लेकिन सर आप पीपल्स पार्टी को क्रेडिट देंगे कि उनकी वजह से आज पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख दी गई है? यकीनन देंगे, और न सिर्फ उसकी वजह से देंगे। उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने, आपने देखा कि उन्होंने जब ऐलान किया है या रेस्क्यू के लिए उन लोगों को जो मुतासरीन हैं वो पूरे पाकिस्तान बुनियाद के ऊपर किया है, ना सिंध की बुनियाद के ऊपर नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल, सिर्फ पंजाब में हो या कहीं पर भी हो, सबकी मदद की जाए, सबके लिए किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये सिर्फ अगर ये कह देना कि देखिए ना, ये बादशाहती निज़ाम लाना चाहते हैं कि बादशाह क्या है, ये बादशाह कहता है कि पैसा मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये रियाया मेरी है। तो ना पैसा उनका है ना जमीन उनकी है, ये सब कुछ पाकिस्तान के अवाम की है। बिल्कुल ठीक, ये तो सिर्फ बिल्कुल ठीक, एक थोड़े अरसे के लिए ये मौजूदा जरूर है, एक बहुत बड़ी करामत उनके लिए कि इलेक्शन हार के चीफ मिनिस्टर पंजाब बन के वो ये काम कर रही है। बिल्कुल, ये इस पे अल्लाह का शुक्र। वैसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा उस्मा साहिबा से भी। उस्मा साहिबा, आप क्रेडिट देंगी पीपल्स पार्टी को कि उनकी आवाज उठाने की वजह से आज पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया इलेक्शन कमीशन ने? मैं आपके पीटीआई के जो आपके गेस्ट हैं उनकी बातें जरा सुन के हैरान हो रही थी। ये वो जमात है जिनका नारा ये है, खान है तो पाकिस्तान है। ठीक, अब मेरे सवाल पे आए, वक्त कम है। इसके अलावा तो ये बात ही नहीं करते हैं, और दूसरों को ये ताने देते हैं कि जी वो कह रही हैं कि ये हमारी जायदाद है तो फलाना है। तो इनकी इत्तला के लिए मैं इनको बताना चाहूंगी कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो 2/3 मेजॉरिटी लेके चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुई हैं। बिल्कुल, और अगर ये इनको हजम नहीं होता तो जाएं फिर अपने ट्रिब्यूनल्स में अपने केसेस वगैरह करें और ये फॉर्म 45-47 का रोना बंद कर दें, क्योंकि अब बहुत हो गई है लोगों के। अब मेरे सवाल पे हैं, क्या पीपल्स पार्टी को आप क्रेडिट दे रही हैं? नहीं, देखें, हम तो वैसे भी बल्दियाती इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे थे। उसमें जो कुछ लकूने रह गए थे उसके कानून में, जो सुखम थे, वो दूर करने के बाद तो वो तो उसकी तरफ तो बढ़ना ही बढ़ना है। देखें, क्योंकि बल्दियाती जो 2021 के बाद से इंतखाबात नहीं हुए हैं। 2021 में बल्दियाती हुकूमत खत्म हुई थी और आपकी हुकूमत को काफी वक्त हो गया, पर अभी तक आपने वो लकूनास क्लियर नहीं किए थे। इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ है उसमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब कहते हैं कि हुकूमत जितना वक्त जाया कर चुकी है, अब हम ऐलान करेंगे, हमारा काम है, ये लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार भी किया है, तो उन्होंने तो कह दिया कि हुकूमत ने अपना काम नहीं किया, हम अपना काम करेंगे। आप उससे पहले भी जरा चले जाए ना, जब इनकी पीटीआई की हुकूमत आई है, जब बल्दियाती निज़ाम जब चल रहा था, तो उसका बोरिया बिस्तरा किसने गोल किया था, वो भी जरा ज़हन में रखें। तो ये चीजें जो है ना, ये सारी आपको देखनी पड़ेंगी। बहरहाल हकीकत ये है कि लोकल गवर्नमेंट का आइन का हिस्सा एक बहुत जरूरी हिस्सा है, और लोगों की दाद रसी के लिए ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये होना चाहिए है कि पूरे फेवर। ब्रेक की तरफ जाना है मैडम। दूसरे जरा ये ध्यान में रखें कि पंजाब में मिनिमम ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ हुआ है बनिस्बत केपी के। वहां पे जितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, तब भी हमारी चीफ मिनिस्टर ने, वो थाईलैंड में थी, जब उनको पता चला क्लाउड बर्स्ट से 500 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे, तो उन्होंने केपी के सीएम को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, जो सपोर्ट आपको हमारे से चाहिए वो हम आपको देंगे। तो हमारा तो ये जज्बा है। बिल्कुल ठीक। वैसे तो गंडापुर साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं अलीमा साहिबा को, वो एजेंट कहकर यकीनन आपके नैरेटिव को बढ़ा रहे हैं आगे। मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा चौधरी साहब से ब्रेक पे जाने से पहले। चौधरी साहब, बल्दियाती इंतखाबात बिलावल साहब का भी मुतालबा था, ऐलान हो गया है, अब मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी नून लीग में टक्कर का, या फिर आपको लगता है कि नहीं होगा? देखिए, मैं आपकी मालूमात के लिए थोड़ा इजाफा कर दूं सर। जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसका मैं भी हिस्सा था सर, तो मैं उस सिस्टम का भी हिस्सा था सर। हर 6 माह यही
राग अलापा जाता था कि आप हम बलदियाती इलेक्शन करवा रहे हैं, और ये राग अलापा जाता था जब कोई भी हमारा लीडर पीपल्स पार्टी का इस बात पे सजेस्ट करता था। तो ये पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है, और पीपल्स पार्टी ही इंशाअल्लाह ताला मुनसिफाना इंतखाबात करवाने की भी सारी कोशिश करेगी, और अगर नहीं होंगे तो हम रेजिस्टेंस भी करेंगे इसके खिलाफ। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज बराह रास्त पूरी कौम ने देखी। हमें याद रखना चाहिए गुज़िश्ता रोज जब इस बात की इजाज़त दी जा रही थी, दरख्वास्त लगाई गई थी कि बराह रास्त नशरियात की जाएं इस केस की, तो बरजस्ता तौर के ऊपर जमाल खान मंदोखेल साहब के मुंह से निकल गया कि इस तरह तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। शायद वो वकला के लिए कह रहे थे कि वो तैयारी नहीं करके आते, शायद वो जजेस के रिमार्क्स के बारे में कह रहे थे, अदालती कार्रवाई के बारे में कह रहे थे, ये हमें नहीं मालूम, जानेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन आज जो हमने समाअत देखी है उसमें कौन एक्सपोज हुआ है, क्या हुआ है, इसके ऊपर बात करते हैं। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। आज हामिद खान साहब ने अपने दलाइल देते हुए अदालत को यह बताने की कोशिश की कि जब भी इस नौयत के केसेस पाकिस्तान की तारीख में आए हैं तो फुल कोर्ट ने उनको सुना है। यह भी उन्होंने कहा कि इस वक्त जो आईनी बेंच है ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद की पैदावार है, इसलिए पुराने जजेस को भी शामिल करना इस बेंच में बहुत जरूरी है। और ये सारे दलाइल दिए जा रहे थे और फिर केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कल 11:30 बजे दोबारा शुरू होगा। और यह भी कहा गया जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की जानिब से कि अगर हमें 2-4 महीने लग गए सुनने में, इसको तो कोई मसला नहीं है, हम आपको सुनेंगे, अच्छी तरह सुनेंगे। तो लग ये रहा है कि यह केस लंबा चलेगा। आपकी नजर में इस केस की समाअत देखने के बाद कौन एक्सपोज हुआ है? ये तो बात वाज़ेह है कि जिसकी जब ये टेलीकास्ट जो लाइव चलेगा और आज भी चला, जब ये सब चलेगी और ये सारी आर्गुमेंट सामने आएंगी और पाकिस्तानी कौम सुनेगी कि पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगड़ा है तो किस हद तक बिगड़ा है, जुडिशरी को कंट्रोल किया गया है तो किस हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, पाकिस्तान की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसकी बुनियाद जो है आर्टिकल 2A की शक्ल में वो आइन का हिस्सा है और वो उसके मेन फीचर्स को बनाता है, उसमें सबसे अहम जो जिस बात में जोर दिया गया है वो आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया के ऊपर जोर दिया गया है और उसी का गला घूंटा है। ये 26वीं तरमीम में सबसे ज्यादा नुकसान तो उसी को पहुंचाया गया है। वो तीसरा पिलर जो स्टेट का था, जो जुडिशरी का पिलर था, उस पिलर को गिराया गया है दानिस्ता तौर के ऊपर। इसलिए कि कोई आपने देखा कि 5 जजेस का 6 जजेस ने जब लेटर लिखा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और उसके अंदर जो इल्जामात थे वो हैरानकुन भी थे और वो तकलीफ थे इस हद तक थे कि इंसान को सोच के भी तकलीफ होती है कि एजेंसियों के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने जजेस के घरों में उनके बेडरूम के अंदर कैमरा तक जो है सर्वेलेंस के फिक्स किए हुए थे। और जब इन बातों का इल्ज़ाम लगाएगा और उसके बाद कुर्सी मैयर भी इस्तेमाल कर रहे थे उनको दबाने के लिए, धमकाने के लिए, ताकि वो अपनी मर्जी के जो है फैसले चाहें वो उनको मिल जाए। तो इसके बावजूद आपने देखा कि बजाय इसके कि कोई कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होती कि जिन्होंने शायद अपने तौर पर ये काम किया हो, शायद हाई अफ्स को पता भी ना हो इस बात का, लेकिन इससे अंदाजा होता है कि ये डायरेक्शन के तहत ही काम हुआ था। वैसे अहमद साहब, आप माहिर कानून है, मुझे आपसे एक चीज समझनी है। हमें ये बताया जाता है प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए, जर्नलिस्ट के तौर पे काम करते हुए, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक बड़ी खतरनाक चीज है। अगर किसी जज के सामने कोई ऐसा केस लग जाए जो उसके जानने वाले का हो, पड़ोसी का हो, रिश्तेदार का हो, तो वो पीछे हट जाता है कि मैं ये केस नहीं सुन सकता हूं। इस नौयत का केस है जिसके अंदर जो बेंच इस वक्त बैठा हुआ है उसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है 26वीं आईनी तरमीम से, और वही इस केस को सुन रहा है। तो कॉमन सेंस तो ये कहती है वो कभी भी इसके खिलाफ फैसला नहीं देगा, क्योंकि उनकी कुर्सियां चली जाएंगी, ताकत चली जाएगी, नई पावर चली जाएगी, जिससे उनको बड़ा फायदा है। तो क्या यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई कानून लागू नहीं हो सकता सर? जी ये बिल्कुल है। इसी वजह से तो फुल कोर्ट का कह रहे हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि वो जज साहबान जो इसमें शामिल नहीं हैं उनको भी बिठाया जाए और ये फुल कोर्ट सुने इसको, ताकि ये इतना बड़ा फैसला है, ये शायद इतना बड़ा फैसला है कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा फैसला अभी तक नहीं कोई हुआ। बिल्कुल तो इसकी बुनियादी गलती के ऊपर है। उस्मा कारदार साहब इधर बढ़ने दें सर। उस्मा साहबा, व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट मैडम? देखें, बात सारी ये है कि ये जो फुल बेंच की कहानी इन्होंने शुरू की है, काजी फाइज ये सबसे पहले कितने फुल बेंच हमने देखे,
मैंने तो बहुत कम देखे। वो एक 3 मेंबर बेंच होता था या 5 मेंबर बेंच, गुड टू सी यू वाला होता था, वही सारी डिसीजंस करता था, वही सारी पॉलिटिकल केसेस करते थे, अपनी मर्जी चलाते थे। कभी हार्डली कभी हमने फुल बेंच देखा। नंबर टू देखिए, बात सारी ये है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट की सवाबदीद है कि आपके पास अगर 2/3 मेजॉरिटी है तो आप एक आईनी तरमीम ला सकते हैं। आप और मैं कौन होते हैं बात करने वाले? आप और मैं पार्लियामेंट से ज्यादा सुप्रीम हो गए हैं। अगर आपने हर एक चीज पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो फिर आप फिर आप ये आईनी तरमीम लाने का भी एक आइन है। आईनी तरमीम लाने का भी एक आइन है मैडम। आईनी तरमीम लाने का भी एक आइन है, कानून है। अगर आप उस कानून से तजावुज करेंगे तो वो अदालत में चैलेंज होगा। आपको मैं बताती चलूं कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम के सारे बातचीत चल रही थी तो ये पीटीआई वाले तो शामिल थे बीच में। इन्होंने कहा था हम मौलाना के पीछे खड़े, जो मौलाना कहेंगे हम उसके मुताबिक चलेंगे। उसके बाद ये भाग गए। फिर मैडम फिर रात को इजलास क्यों बुलाया? दिन में भी तो इजलास बुलाया जा सकता था। रात 12 बजे इजलास बुलाने का दाल में कुछ काला लगता है। फिर इन्होंने आई एम सॉरी टू से इन्होंने कम से कम 10 या 12 मीटिंग्स अटेंड की हैं। 10 या 12 मीटिंग्स। इनकी तमाम चेयरमैन इनके जो थे वो भी बैठे हुए थे, सारा पीटीआई मौजूद था वहां पे। ये तो आखिर में ये भगौड़े हुए हैं जब इनको पता चला है कि जी ये हमारी कोई वो नहीं है, यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं होगी या जो भी है। बहरहाल इनका कोई सर पैर नहीं है। कभी ये कुछ बोलते हैं, कभी ये कुछ बोलते हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है फ्रॉम पीपल्स पार्टी। थैंक यू मैडम आपके वक्त के लिए। शाहिदा साहिबा जज़ाकल्लाह। मैडम आपसे सवाल मेरा ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मेहनत की बदौलत ही 26वीं आईनी तरमीम आई थी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ आज तोपों का रुख हो चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी जो दरखास्तें थी उन पर बराह रास्त समाअत जारी है और ज़्यादातर लोग जिस वक्त दलाइल दे रहे हैं वकला हज़रात वो ये कह रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर दी गई, जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया। लगे रहा है कि तोपों का रुख बिलावल भुट्टो साहब और उनकी मेहनत की तरफ, दोनों की तरफ इस वक्त हो चुका है। आपकी राय? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट, जब सुपरमेसी की हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट को ये हक है, ये इस्तेकाक है कि पार्लियामेंट जो है वो जब 2/3 मेजॉरिटी में होती है तो वो आईनी तरमीम करती है। और अदलिया को हमने जजेस के चुंगल से, वो लोग जो अपनी मर्जी के, अपनी लॉबी के जजेस लाते थे, बैठाते थे और ख़ानदानी एक तसलसल जारी था, उसको ख़त्म करके एक ट्रांसपेरेंसी लाई गई जिसके अंदर पार्लियामेंट की सुपरमेसी नजर आई। तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग जो मुखालिफ थे 26वीं तरमीम जो बात कर रहे थे कि बिल्कुल रातों रात नहीं बुलाया गया, इसके ऊपर 3 से 4 महीने जो है और रात 12 बजे इजलास तो बुलाया गया ना मैडम, उसको डिनाई तो ना करें। 12 बजे बिल्कुल नहीं बुलाया गया। आप बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हैं। ये रात 12 बजे कोई इजलास नहीं बुलाया गया था। इजलास कंटिन्यू चल रहा था, मीटिंग्स चल रही थी और ये हो रहा था कि अभी आधे घंटे के बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी तो हम आ जाएंगे। अभी 1 घंटे के बाद पूरा दिन हमने पार्लियामेंट के अंदर गुजारा। तो बिलावल साहब की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और आज उनके ऊपर इतनी तनकीद। पीटीआई भी शामिल थी, उसमें जेयूआई भी शामिल थी। और एक टाइम ऐसा आया कि जिस दिन ये बिल आना था उस दिन एक टाइम ऐसा आया कि पीटीआई बिल्कुल रजामंद हो चुकी थी। उन्होंने अपनी तमाम शिकें उसमें डलवा दी थी, जेयूआई ने अपनी शिकें उसमें डलवा दी थी, क्योंकि सब कुछ हुकूमत नहीं करती। जब आपस में मुशावरत होती है, कंसेंसस होता है, तो उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो उनके अपने व्यूज होते हैं, जो उनकी अपनी राय होती है, जो उनकी सजेशन होती है, उसको भी रखा जाता है। यही वजह है कि उसमें जेयूआई की और जो पीटीआई ने सजेशन दी थी उनको भी शामिल किया गया। लेकिन आपने ये देखा कि टाइम के ऊपर जब इमरान खान साहब ने इनको मना किया तो इन्होंने बिल्कुल टाइम पे कहा। पहले तो कहा कि हम सबसे एग्री, और इनके अपने बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट है कि हम एग्री और हम इसको सपोर्ट करेंगे। आफ्टर जब इमरान खान साहब ने इनको कहा कि नहीं करनी तो इन्होंने नहीं की, क्योंकि सियासी लोग तो है नहीं। इन्होंने तो मैं ना मानूं, ना किसी पॉलिटिकल जमात से इनको ताल्लुक रखना है, ना किसी को लेकर चलना है, ये तनहा चलना चाहते हैं। इनसे कहा गया कि इसमें सपोर्ट करें, उस वक्त एग्री हो गए, लेकिन इमरान खान के बाद नहीं। लेकिन जेयूआई ने किया, 2/3 मेजॉरिटी ने किया और आपने देखा कि ये पास हुआ।
तो इस तरीके से ये नहीं कह सकते। वैसे कि मैडम, जी आपके उसमें लीडर 26 बिलावल भुट्टो जरदारी की इतनी मेहनत के बाद सिला उनको जो मिल रहा है आज, वो कैसा लग रहा है आपको? देखें, ये इस तरीके की एप्लीकेशन वो जो मुखालफिन थे, जो नहीं चाहते कि इस मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, जो नहीं चाहते कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी हो, जो नहीं चाहते कि मुंतखब अवामी नुमाइंदे जो हैं अपनी कोई आईनी तरमीम कर सकें, जहाँ जहाँ गलती है, जहाँ जहाँ कोई कोताही है, कमी है, उसको पूरा कर सकें, तो फिर इस तरह की कुव्वतें, इस तरह की तारीख साज जो इस्लाहात होती हैं उसके खिलाफ कोर्ट्स में जाते हैं। IMF की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला इस वक्त जारी है, अगली किस्त की रिलीज के लिए, अगली ट्रांच की रिलीज के लिए, और बताया जा रहा है कि गुड गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट पर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। मुज़ाकराती अमल में बड़ी पेचीदगियां आ गई हैं। वो पेचीदगियां इसलिए आई हैं क्योंकि कवानीन में तरमीम लानी होगी, इलेक्शन एक्ट में तरमीम लानी होगी, सिविल सर्विसेज एक्ट 1973 में तरमीम लानी होगी, ताकि इसको कानून का हिस्सा बनाया जाए कि जितने भी पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, सरकारी मुलाजिम जिन्हें हम कहते हैं, वो अपने असासे डिक्लेयर करें। सियासतदान तो इलेक्शन के दौरान अपने असासे डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के भी एसेट्स पब्लिक होने चाहिए ताकि करप्शन का खात्मा हो, मालूम पड़े किसने कितना पैसा कहां कहां किस किस तरह जमा किया हुआ है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। उज़्मा साहिबा, मेरी नज़र में और हर पाकिस्तानी की नज़र में ये एक बहुत अच्छी तजवीज़ है IMF की, ताकि काले धन की निशानदेही हो, करप्ट लोगों की निशानदेही हो, नैब और एंटी करप्शन के इदारे होश में आए और होश के नाखून ले, क्योंकि वो तो करप्ट अफसर को पकड़ के खुद भी करप्शन नहीं करते हैं और उनको पकड़ने वाला कोई है नहीं। आपकी नज़र में IMF के इस अच्छे मुतालबे के ऊपर क्या हमारे पार्लियामेंटेरियंस अमेंडमेंट लेकर आएंगे, कानून साजी करेंगे ताकि इस काले धन को पकड़ा जाए? क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ है तो यकीनन सियासतदानों के लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी अगर वो इस तरह के एक्शंस लेंगे। आपकी राय उज़्मा साहिबा? तला देखें, अगर सियासतदान जो हैं वो अपने असासे डिक्लेयर करते हैं और इतने सख्त उनके लिए कवानीन बने हुए हैं, तो क्या वजह है कि ब्यूरोक्रेट्स नहीं अपने असासे डिक्लेयर कर सकते? मैं वजह बताऊं मैडम, वजह यह है कि पैसे जमा नीचे से होते हैं, फिर नीचे से ब्यूरोक्रेट के हाथ से सियासतदान के हाथ में आते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सारी जो है ना, ये प्री सपोज्ड एक कंस्पिरेसी थेरीज हो सकती हैं, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी लानी है सिस्टम में, तो सिविल सर्विसेज एक्ट में अगर तरमीम हो जाए और उसमें ये कहा जाए कि जी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी अपने असासे डिक्लेयर करें, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। मैडम, आपको मालूम है कि 4000 से जायद ब्यूरोक्रेट्स डुअल नेशनल हैं, वो पाकिस्तान के साथ साथ एक और मुल्क की शहरियत भी रखते हैं ताकि जिस दिन हाथ साफ करें तो जाना आसान हो जाए। ये भी बड़ा एक सवालिया निशान है। अगर एक सियासतदान दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, तो फिर एक ब्यूरोक्रेट को क्यों इजाजत है रखने की? तो ये देखे ना, ये भी चीजें, कोई एक बैलेंस रखना चाहिए, कोई मुनासबत होनी चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में। अब मैं ये सवाल रखना चाहूंगा शाहिदा रहमानी साहबा आपकी तरफ, क्या हमारे ब्यूरोक्रेट्स को अपने असासे जाहिर करना चाहिए? जी, मैं समझती हूँ कि बहुत ही खुशाइंद है, क्योंकि जिस तरीके से आप पॉलिटिशियन सबके सामने उनके असासे होते हैं, हर चीज़ डिक्लेयर की जाती है, तो क्यों नहीं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके क्यों नहीं होते? आप देखें, करप्शन की आमाजगा वहीं से शुरू होती है, वहीं पर आपके अरबों खरबों रुपए के असासे बनते हैं, आप बाहर चले जाते हैं, ड्यूल नेशनलिटी ले लेते हैं। अगर आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप शफाफियत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि करप्शन फ्री पाकिस्तान हो। आमीन आमीन, अल्लाह करे वो दिन आए। अहमद अवैस साहब, मुझे याद है मैं छोटा था सर, हर किसी की फैमिली में गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, तो जब मैं छोटा था तो गवर्नमेंट अफसरान जो हैं वो छोटी गाड़ी में चलते थे, जबकि उनके घर में बड़ी गाड़ी भी होती थी। वो कहते थे नजरों में ना आ जाएं, वो कभी भी शो नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने 50 लाख की या बड़ी महंगी घड़ी पहनी हुई है, महंगा घर रखा हुआ है। आज का ब्यूरोक्रेट जो है वो बिल्कुल लापरवाह है, उसको किसी से डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। वो रोलेक्स भी पहनेगा, मर्सिडीज में चलेगा भी, सरकारी गाड़ी छोटी होगी तो प्राइवेट गाड़ी पर सरकारी प्लेट लगा लेगा। आज के ब्यूरोक्रेट का एहतसाब कितना जरूरी है, और क्या ये तरमीम हम आते हुए देख रहे हैं कि IMF की इस शर्त पे अमल होता हुआ आप देख रहे हैं, या फिर बाबू बहुत पावरफुल है? सर, असूलन तो ये तरमीम जो है बड़ी जायज है और इसके ऊपर फिलफौर अमल भी होना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी, जो हुकूमत जो भी बनती है, कोई हुकूमत हो, तो उसके ये बाजू होते हैं, उसके आईज एंड ईयर्स भी होते हैं, उनके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो हैं। तो इनको जब तक जो हुकूमत बनाने वाले हैं सियासतदान, जब तक वो ये एहसास डेवलप नहीं कर लेंगे, कोई भी हो,
कि सरकारी खजाना और सरकारी माल के ऊपर से हमने किसी को पकड़ लिया कि उसने नाजायज इस्तेमाल किया और अपने तसव्वुर में ले गया, तो उसको किसी सूरत ना माफ किया जाएगा, ना उसकी रियायत होगी कोई, और ना उसको किसी सूरत जो है सजा से उसको बचाया जाएगा। तो मामलात उस वक्त हमारे दुरुस्ती की तरफ जाना शुरू होंगे। और जो हालात खराब इतने हो चुके हैं, इसलिए ये असासों की डिक्लेरेशन जो है ये इंतहाई ज़रूरी है। ये इस वक्त हो जानी चाहिए। अगर ये तरमीम आ जाती है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे आपने देखा था कि वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो निशानदही की थी कि पुर्तगाल में हमारे यहाँ से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वहाँ जाके बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं और बड़ी शाहाना जिंदगी वहाँ पे गुजारने के उनके अरेंजमेंट हुए पड़े हैं। तो ये इसी गरीब मुल्क का पैसा है ना, वो सारा जो पैसा टैक्सेस से निकलता है, जो टैक्सेस लोगों की एक जो लोग बड़े परेशान हाल होते हैं उनकी जेब से निकल के इनकी जेब में जाता है और यहाँ से फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर निकल जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अहमद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहिबा। प्रोग्राम के आखिर में सलाम पेश करना चाहूँगा पाकिस्तान के उन जवानों को जिन्होंने आज जाम शहादत नोश फरमाया। और अगज़ई में हम जानते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला किया गया। उनकी प्रॉक्सी वॉर मार्का हक की कामयाबी के बाद जोर पकड़ ली और आज फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने इस अज़म का इयादा किया है कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस बात में कोई शक नहीं है कि हमने पहले भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, आज भी उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारत प्रॉक्सी वॉर्स में अपनी इजाफा कर रहा है, फंडिंग कर रहा है दहशत गर्दों की, उसके बाद तो वाज़ेह है कि वो खित्ते में अमन नहीं चाहता और पाकिस्तान भारत को जवाब देना जानता है। इसी के साथ शो का वक्त तमाम होता है। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।